स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा के नए सिलेबस हिस्ट्री का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हम पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल हमें इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से नया नाम दिया गया है। इसके नाम के पीछे भी मैंने पहले रीजन आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सभ्यता जो हमें मिली है सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे पर मिली है, इसलिए इनका नया नाम हमने सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से दिया है। तो इसमें सभ्यता के बारे में हमने कल इनकी विशेषताओं में, नगरीय योजनाओं की विशेषताओं में, इनकी आर्थिक संरचना के बारे में बात की थी। और आज का हमारा टॉपिक है वो छात्रों है इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, इनका कलात्मक जीवन कैसा था। इन सब बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इन लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, किस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करते थे, इसकी हम बात करेंगे यार। और इसकी बात के बारे में हम इसके बारे में सामाजिक जीवन बता देते हैं आपको किस प्रकार का था। जो लोग थे उनका सामाजिक किस प्रकार का था। नंबर 1, ये जो सामाजिक जीवन है इनका, ये अपने गांव को नदियों के किनारे बसाते थे और नदियों के जो नगर बनाते थे वो नदी के किनारे दो टीलों पर बनाते थे। पहले टीले पर इनका रहने का जो पूर्व में टीला था उस पर इनका रहने की जगह होती थी, जिसमें हर प्रकार के कारीगर है, सुरक्षाकर्मी हैं या कृषि हैं, सब उस पर निवास करते थे, यानी आवासीय स्थान होता था। जबकि दूसरा जो पश्चिम का था वो दुर्ग होता था। दुर्ग में वहाँ का शासकीय वर्ग और शासकीय वर्ग के साथ साथ प्रबंधक वर्ग भी शामिल होता था और इसकी कड़ी पहरेदारी होती थी। एक दुर्ग के रूप में इसकी किलेबंदी होती थी और इस किलेबंदी में एक दुर्ग के एक हिस्से में शासक वर्ग रहता था, दूसरे में प्रबंधक वर्ग रहता था। जबकि आवासीय स्थान की इतनी किलेबंदी नहीं होती थी, लेकिन कुछ जो हमें पुराने कालों मिले हैं, स्थान मिले हैं, उन स्थानों पे उन स्थानों से पता चलता है कि किलेबंदी भी की हुई थी। जैसा कि लोथल, बनावड़ी और धोलावीरा में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। इससे लगता है कि उनका सामाजिक जीवन था किले दूसरे राजाओं से सुरक्षा करने के लिए, दूसरे आक्रमणकारियों से सुरक्षा करने के लिए आवासीय स्थानों के बीच किलेबंदी करते थे। नंबर 2, यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। इसके साथ सामाजिक जीवन में नंबर 1, इनका रहने का जो ढंग था वो किस प्रकार का था। आपको बताया कि दुर्ग के माध्यम दुर्ग पे और आवास दुर्ग था। और जो नंबर 2 है उसकी जो हम बात कर रहे हैं, इनको एक पॉइंट में आप प्रश्न को बना सकते हैं। खान पान, लोगों का खान पान क्या था। इस नगरीय सभ्यता आज की तरह सभ्यता सभ्य सभ्यता थी। इसमें खान पान यही था, साग सब्जी जो लोग आज हम खा रहे हैं, हम कर रहे हैं। खाने में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। लोग मांस का भी प्रयोग करते थे, इसके साथ साथ लोग शाकाहारी भी थे। वहां शाकाहारी लोग गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ कुछ लोग जो मांस का सेवन और शराब का सेवन भी करते थे। तो इस प्रकार के खान पान में था इनका, ये रहन सहन था, खान पान था। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के पहनावे की। सामाजिक में ही आएंगे। नंबर 3, पहनावा किस प्रकार का है लोगों का। यहाँ के लोग वस्त्र आभूषण के शौकीन थे। आभूषण में हार, बाजूबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनते थे। जो लोग हैं ना वो पहनावा क्या कहते हैं, अंगूठी पहनावा। जो अमीर लोग थे वे धातुओं के या कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे, जबकि जो गरीब लोग थे वे लोग मिट्टी के या किसी हड्डियों से बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे।
इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो आपका, स्त्रियां यहाँ काजल, सुरमा और सिंदूर लगाती थी। आज जैसे आज भी हमारे समाज में नंबर 4 स्त्रियां सिंदूर, काजल, सुरमा, ये भी एक श्रृंगार का विशेष हिस्सा था। जो स्त्रियां थी वे सिंदूर, काजल और सुरमा आदि अपने गहनों के साथ साथ इसमें पहनावे में यूज करते थे, प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ बर्तन किस प्रकार के थे उनके समाज में? बर्तन खान पान में बर्तनों का यूज करते थे। कौन कौन से बर्तनों का यूज करते थे? तो ये लोग थे खाने पीने के सामान में अपना लोटा है, थाली है, गिलास है, कप है, जो आज हम आप अपने डेली यूज में यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार के इनके नागरिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ये चीजें जुड़ी हुई थी जिनका लोग प्रयोग करते थे बर्तनों का भोजन के लिए। इसके साथ खेल कूद में क्या था इनका? खेल कूद, शिकार। इस समय के लोग हैं वो जंगली जानवरों का शिकार भी कर लिया करते थे और खेल कूद भी करते थे। पशुओं की, पक्षियों की लड़ाई में बड़े रुचि रखते थे ये लोग, और शतरंज खेलना, नृत्य करना यहाँ के लोगों का बड़ा शौक था। तो इस प्रकार आपने देखा, क्योंकि सारे समाज से संबंधित है, उनके रहने सहने, खाने पीने और उसके साथ नागरिक की योजना के बारे में हम पहले बता चुके हैं। उनको उस प्रकार के आवास कैसे दुर्ग थे, कैसे वो थे, इन सब के बारे में हम सामाजिक जीवन में जाना। और इसके साथ ही हम अगला पॉइंट जानते हैं, सामाजिक जीवन के साथ साथ इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन जैसा कि नाम से पता है कि धर्म का शब्द, धार्मिक शब्द धर्म से बना है कि धर्म से कैसा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग हैं, इनसे जो साक्ष्य हमें मिले हैं, जो हमें नमूने मिले हैं, उनसे पता लगता है कि इनका पूरा जीवन धार्मिक जीवन था। धर्म को अपनाते थे, पूजा उपासना में विश्वास रखते थे ये लोग, और या कह सकते हैं पूरे लोग धार्मिक थे, या यूं कहेगा वो धर्म में पूरा विश्वास करते थे। धर्म में विश्वास, ये लोग धर्म में विश्वास करते थे। पांच पूजा पाठ उपासना आदि ये लोग करते थे। जो ये जिस प्रकार की परंपराएं थी, इनमें से कई परंपराएं, कई जो रीति रिवाज थे हमारे समाज में स्वीकार किया था। जो रीति रिवाज थे या परंपरा थी, हमारे समाज ने अंगीकृत कर लिया था। इस प्रकार के रिवाज जो पूजा पाठ है, वृक्ष की पूजा है या नदी की पूजा है, नदी के किनारे रहने के कारण ये लोग नदियों की पूजा भी करते थे, जो कि बाद में जाकर के हमारे समाज में ने भी गंगा नदी, गंगा माँ, सरस्वती माँ आदि के नाम से नदियों की पूजा करना सीखा। यहाँ के लोग मातृशक्ति की भी पूजा करते थे। ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, माँ को ऊंच स्थान देते थे, मानते थे कि इसके कारण जो संसार में रहने वाली है वो हमारे लिए बड़ी उत्तम है। ये मातृशक्ति की उपासना प्राणी व वनस्पति जगत की उपास्य देवियों के रूप में करते थे। और मूर्तियों से मिले धुएं के निशान यह दर्शाते हैं कि लोग मूर्ति के सामने को वस्तु जलाते थे, अर्थात पूजा करते थे।
ये जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जो नमूने मिले हैं, वे हमें मूर्ति पूजाओं के सामने जो स्थान थे, उन स्थानों पर धुआं मिला है। धुएं के कारण ये लगता है कि वहां पर लोग कोई जलाते थे, दीपक वगैरह जलाते थे या मोमबत्ती जलाते थे, जिससे वो पूजा करते थे वहां देवी देवताओं की। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि ये लोग पूजा का कार्य, उपासना का कार्य भी करते थे। पशुपति शिव की उपासना के संकेत सिंधु सभ्यता के पुरावस्तु में देखने को मिलते हैं। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ये लोग शिवलिंग की पूजा के साथ साथ पशु और वृक्षों की भी पूजा करते थे। इस पूजा में सिर्फ ये मातृ शक्ति की पूजा नहीं, बल्कि अनेक देवी देवताओं, पेड़ पौधों की भी सेवकते करते, शिवलिंग की भी पूजा करते थे। कई जगह हमें इनके साक्ष्य मिले हैं शिवलिंग के, तो जिससे ये लगता है कि ये लोग शिवलिंग की भी पूजा करते थे। और अन्य जो समाज के लिए वृक्ष हैं, नदी हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भी सेवा के पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ सिंधु का हम एक टॉपिक और है आपका, सिंधु का जो सभ्यता है उसकी कलात्मक विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार की कला उन्होंने अपनाई हुई थी। एक छोटा सा टॉपिक धार्मिक जीवन के साथ साथ वहां की जो कलात्मक विशेषताएं किस प्रकार की थी। क्योंकि वह लोगों को कला का ज्ञान था नहीं था, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सौंदर्य के से प्रसिद्ध थे। यहाँ की मोहरे, मणके व मिट्टी के बर्तन जो हमें साक्ष्य के रूप में मिल रहे हैं, मिथाथल से हैं या फिर हमें पुरानी जगह बनावाली से हैं, कालीबंगा से हैं, धौलावीरी से हैं, मेहरगढ़ से हैं, अनेक जगह से हमें जो बर्तन मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, इनसे यह लगता है कि ये कला के बड़े सुंदर नमूने थे, यानी ये कला से परिचित थे। ये कला से परिचित थे, जो कला का बड़ा ज्ञान था, प्रसिद्ध थे, कला का ज्ञान था। इसका सबूत जो वहां मिले हमें साक्ष्य हैं, बर्तन है मिट्टी के सुंदर सुंदर जिसमें चित्रकारी की हुई है, या पत्थर है उनको बड़े सुंदर ढंग से काटा हुआ है, उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं। इनसे ये लगता है कि इन लोगों को कला का बहुत बड़ा अच्छा रूप था। मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध धातु की नर्तकी की मूर्ति के अतिरिक्त पुरुषों और स्त्री पशुओं के पक्षी की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है। मानव की मिट्टी की मूर्तियों में शिरो वेशभूषा और आभूषण भी मिला है। जो साक्ष्य मिले हैं उनसे हम ये लगाते हैं कि जो पुरुष की क्या कहेंगे इसको, मिट्टी की तस्वीरें, मिट्टी की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, तस्वीरें, कलाकारी, जितने बर्तन थे मिट्टी के बड़े सुंदर थे, कलाकारी होती थी, तस्वीरें बनी होती थी। इसके साथ साथ इनका पत्थर पर कलाकारी, पत्थर में भी कलाकारी, सुंदर सुंदर चित्र बनाना, सुंदर तस्वीरें बनाना, ये प्राप्त हुए हैं। एक पत्थर की मूर्ति सबसे उल्लेखनीय 19 मीटर लंबी खंडित है, पुरुष की मोहनजोदड़ो से मिली है, जो इस अलंकार युक्त शाल ओढ़े हुए है। जो भी पत्थर की मूर्ति की कलाकारी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मोहनजोदड़ो था उसमें एक पुरुष की, एक मनुष्य की, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके दौरान हमें एक पुरुष की खंडित मतलब टूटी हुई पुरुष की बड़ी सुंदर 19 सेंटीमीटर लंबी हमें एक तस्वीर मिली है, लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इससे ये पता लगता है कि ये कला से भी परिचित थे, जानते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध तरीके की मूर्ति के अतिरिक्त पुरुषों, स्त्री पुरुषों, पक्षियों मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे भी मानव की मिट्टी की मूर्तियां विशेष वेशभूषा और आभूषण के साथ मिली हैं। यहाँ की मोहरे भी अत्यंत कलात्मक हैं। मोहरे हमें इन
जो और भिन्न भिन्न प्रकार की मोहरें मिली हैं, जिनसे ये पता लगता है कि ये लोग कला से बड़े परिचित थे और अलंकार थे। ये मोहरें चौकेरे आयतकार थे, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों में पशु पक्षियों, देवी देवताओं और लिपि को अंकित किया गया था। इससे पता चलता है कि ये लोग हैं बड़ी कला से परिचित थे। खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, अन्य घर उपयोगी वस्तुओं बच्चों के खिलौनों से मिली हैं। और इसके अलावा अन्य उपकरण, व खिलौने। ये हमारे जो स्थान है, जिन स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, उन में हमें कुछ मिट्टी के या पत्थर के खिलौने मिले हैं, सुंदर आकृतियां मिली हैं, जिनमें पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के या किसी अन्य प्रकार की देवी देवताओं के खिलौने व अन्य उपकरण बनाए हुए हैं, जो रसोई में काम आते हैं या किसी और अन्य हमारे काम आते हैं। जो इतने भी हमें साक्ष्य मिले हुए किसी न किसी कलात्मक उनकी कृति से जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो कलात्मक सभ्यता थी। ये लोग उससे जानकार थे और उसके बारे में परिचित थे। तो प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, थोड़ा देख करके आप एक बार पढ़ करके बुक को अच्छे से पढ़ लेना और वीडियो को देख करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंक लेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे चढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।